हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको पता होगा हमारा पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, तो उसी का ये नेक्स्ट अध्याय है। इसमें हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और जो भी मैंने पुस्तक ली है एम लक्ष्मीकांत वो 2026 का लेटेस्ट एडिशन है, उसी से प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं। तो आप इसे बस रिलैक्स होकर सुनिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 17। इसमें आपातकालीन प्रावधान। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकाल में भारत का संघीय ढांचा बिना संविधान संशोधन एकात्मक में बदल जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि भाग 18 में क्या है, 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। तो भारत का जो ढांचा है वो वैसे तो संघात्मक है, जिसमें क्या केंद्र और राज्य आपस में समन्वय पे कार्य करते हैं, लेकिन आपातकाल के टाइम पे एकात्मक हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि केंद्र सरकार ही सारे फैसले लेते हैं और केंद्र की तरफ से ही राज्यों में शासन किया जाता है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। फिर आता है राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल 356 व 365, 2 जगह ये दिया गया है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम पढ़ते हैं कि घोषणा युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आपातकाल के टाइम पे लगता है। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के टाइम पे लगता है। अगर बाह्य आपातकाल के रूप में लग रहा है तो युद्ध और बाह्य आक्रमण होना चाहिए, और सशस्त्र विद्रोह के रूप में लग रहा है तो आंतरिक आपातकाल होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण इसमें संशोधन हुए। 44वां संविधान संशोधन है 1978 का। तो आंतरिक गड़बड़ी था, पहले शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया ताकि 1975 जैसे दुरुपयोग को रोका जाए। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, थोड़ा सा भी अंदर गड़बड़ी होती थी उसी पर आपातकाल लगा देती थी। इसी कारण इस शब्द को बदल के क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। आर्टिकल 44 संविधान संशोधन 1978 में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिलने पर ही कर सकता है, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकता है। संसदीय अनुमोदन की अवधि 2 माह से घटाकर कितनी कर दी, 1 माह। संसद का अनुमोदन साधारण बहुमत से बदलकर विशेष बहुमत में कर दिया गया। तो ये आपातकाल से संबंधित इसमें चेंज हुए थे 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो पहले 2 माह की अवधि थी, अब 1 माह की कर दी। अब विशेष बहुमत चाहिए और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, प्लस में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब न्यायिक समीक्षा। 38वां संविधान संशोधन 1975 ने इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर किया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 तथा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 द्वारा स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संसदीय अनुमोदन या समय अवधि जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनिवार्य होना जरूरी है। तो अभी क्या है, न्यायिक समीक्षा तो हर संविधान में जो भी उपबंध है सबका हो सकता है। और अनुमोदन या समय अवधि कितनी है कि ये से अगर जारी कर दिया तो 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से भी पारित होना चाहिए, तभी ये लागू रह सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एक बार लागू होने के बाद इसे कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार अनुमोदित होने पर यह 6 माह तक प्रभावी रहता है, और 6 माह के बाद संसदीय अनुमति से अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा द्वारा इसे समाप्त कर सकता है। संसदीय अनुमोदन की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल जारी रहने का प्रस्ताव निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति से वापस लेना अनिवार्य हो जाता है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य लिखित नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर विचार हेतु विशेष बैठक बुलाई जाएगी। तो इसमें ये बोला गया कि जो आपातकाल लगता है इसे कितने मंथ तक ये प्रभावी रहेगा, तो 6 मंथ तक, और इसे बढ़ाया कितने जा सकता है, अनंत काल तक संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब इसे राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा करेंगे, उसमें उसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, उसके द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। और लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल जारी रहने के प्रभाव को निरस्त करते तो भी यह राष्ट्रपति को वापस लेना अनिवार्य हो जाता है। प्लस में लोकसभा के कुल सदस्य अगर 1/10 सदस्य होते हैं, वो लिखित नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर विशेष इस पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाती है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में प्रभाव। कार्यपालक। केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य के कार्यकारी निर्देश देने की असीमित शक्ति मिल जाती है। राज्य सरकार निलंबित नहीं होती पर पूर्ण नियंत्रण में आती हैं। तो इसमें बोला गया कि केंद्र मेन बॉडी हो जाती है, वो जो भी निर्देश देगी राज्य को वो मानना पड़ेगा और उनकी सरकारों को वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है विधायी। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये कानून आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहते हैं। यदि संसदीय सत्र ना हो तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि संसद ही सारे कानून बनाती है, और एक बार अगर आपातकाल बंद हो जाता है तो उसके 6 माह तक ये प्रभावी रहते हैं। अगर संसद
सत्र में नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति अध्यादेश बना सकता है, वो राज्यों पर भी प्रभावी रहेंगे। अब वित्तीय देखते हैं, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित या कम कर सकता है, ये शक्ति मिलती है। अब है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्ति के बाद यह विस्तार अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। उदाहरण 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक। तो अब ये बोला गया कि आपातकाल चल रहा है तो लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 माह बाद में चुनाव कराने पड़ेंगे अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। और इसका उदाहरण कौन सा था, 5वीं लोकसभा जो 5 साल से भी ज़्यादा चली थी, 1971 से 77 तक। इसके बाद हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये मोस्ट है, आपको ये अच्छे से समझना है कि मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। प्रभावित मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी है, वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आदेश पर निर्दिष्ट मूल अधिकारों को लागू होना निलंबित होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपातकाल दिए गए हैं हमारे, तो इसमें क्या है 358 और 359 में बोला गया है। अगर 358 सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है, उसके 6 मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, परंतु जो आर्टिकल 359 है वो सभी मौलिक अधिकारों की बात करता है। लागू होने की स्थिति केवल बाह्य आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में यह लागू नहीं होगा। तो आर्टिकल 19 जो निलंबित होता है वो बाह्य आक्रमण पर ही लागू होगा, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक रूप में जो होता है उस पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 359 बाह्य व आंतरिक दोनों आपातकालों पर लागू होता है। अपवाद अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा अगर ये बाह्य आपातकाल लगता है तो। आर्टिकल 360 में क्या है, अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कभी निलंबित नहीं किए जा सकते 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, कैसा भी आपातकाल लगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। और ये व्यवस्था कब की गई, आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अवधि अनुच्छेद 358 तहत संपूर्ण आपातकाल अवधि के दौरान, अनुच्छेद 359 तहत राष्ट्रपति द्वारा आदेश उल्लिखित अवधि या अल्पावधि के लिए लगाए जाएंगे। अब देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है। तो ये 3 बार हो चुकी है। तो सबसे पहले अक्टूबर 1962 में जो चीनी आक्रमण हुआ था नेपाल व अरुणाचल प्रदेश के कारण, तो जनवरी 1968 तक जारी रहा। 1965 में भारत पाक युद्ध में नया आपातकाल घोषित नहीं हुआ था, वही कंटिन्यू हो गया था जो चीन की वजह से 1962 में लागू हुआ था। तो 1962 में फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, तो ये जनवरी 1968 तक जारी रहा। अब दिसंबर 1971 पाकिस्तान के आक्रमण के कारण बाह्य आपातकाल के दौरान ये लगा। फिर जून 1975 इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक उपद्रव गड़बड़ी कारण सबसे विवादास्पद रहा है। 1977 में समाप्त हुआ, जांच हेतु शाह आयोग का गठित किया गया था। अब देखते हैं 3 बार लगा था ये राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। इसको देखते हैं आर्टिकल 356 में ये। तो आरोपण का आधार क्या है, 356 बोला गया है, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाए राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। तो अनुच्छेद 365 में भी है इसी का वर्णन, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। संसदीय अनुमोदन जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें अंतर है, उसमें कितना है 1 माह के अंदर, अब और इसमें है 2 माह के अंदर। उसमें था राष्ट्रीय आपातकाल में कि उसमें था कि विशेष बहुमत चाहिए दोनों सदनों का, और इसमें है दोनों सदनों का साधारण बहुमत चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देखते हैं हम राष्ट्रपति शासन के टाइम पे क्या होता है, अनुमोदन के 6 माह तक ये प्रभावी रहता है, उसी की तरह ही है, और इसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पर राष्ट्रपति शासन को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, आर्टिकल 356 के तहत 3 वर्ष तक, परंतु जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको अधिक अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद विस्तारित के लिए 2 शर्तें होना जरूरी है। 44वें संविधान संशोधन में ये बोला गया कि पूरे भारत या राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो, चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि राज्य विधानसभा चुनाव कराना कठिन है, तो ये 1 वर्ष के लिए विस्तारित हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं कि राष्ट्रपति राज्य सरकार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है तथा राज्यपाल और राज्य सचिव सलाहकारों की मदद से प्रशासन को चलाता है। राज्य विधानसभा निलंबित या भंग की जाती है। संसद राज्य हेतु कानून एवं बजट पारित करता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां व स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कुल मिला के बात यह है कि इसमें बोला जाता है कि राज्य क्या है, संविधान के अनुरूप शासन नहीं चला रहा है, तो उसके लिए उसके मंत्रिपरिषद या उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और पूरा कंट्रोल संसद और राष्ट्रपति पर आ जाता है। तो राज्यपाल, राज्य सचिव, सलाहकारों की मदद से क्या चलता है, प्रशासन, और उच्च न्यायालय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यायिक समीक्षा, मुंबई मामला 1994 SR मुंबई मामले भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय माना कि अनुच्छेद 356 घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। कुल मिला के बात यह, न्यायिक समीक्षा किसी भी चीज़ की जा सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। अब लास्ट जो आपातकाल बचता है वो है वित्तीय आपातकाल। इसमें हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 360। तो याद रखने वाली बात यह है कि अब तक ये भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। तो उद्घोषणा का आधार है, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत या उसके अधीन किसी क्षेत्र का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय खतरे में है, कि मतलब वित्तीय स्थायित्व क्या है, खतरे में, यह राष्ट्रपति को संतुष्ट हो जाए इससे। संसदीय अनुमोदन 2 माह के भीतर, वही है, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में ही 1 माह था, और वही साधारण बहुमत, जबकि राष्ट्रपति आपातकाल में विशेष बहुमत था। समय अवधि, एक बार संसद से मंजूरी मिलने के बाद या अनिश्चित काल के लिए बिना पुनः संसदीय मंजूरी के जब तक प्रभावी रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति से वापस ना ले ले। इसकी अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। अधिकतम सीमा सिर्फ किसकी तय है, वो है राष्ट्रपति जो शासन लगता है उसकी अधिकतम सीमा तय है कि वो 3 वर्ष तक रह सकता है अधिकतम। पर राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। प्रभाव देखते हैं, केंद्र और राज्यों को वित्तीय औचित्यों के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। राज्य के सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। केंद्र तथा राज्य सेवा में लगे कर्मियों, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। विशेष तथ्य में हम देखेंगे, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1991 के आर्थिक संकट के समय भी नहीं लगा था। तो इसको आपको याद रखना है। तो क्या होता है, कुछ इसमें क्या है, मंत्रिमंडल या सरकार को तो बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, परंतु उनके जितने भी धन विधेयक होंगे उनको राष्ट्रपति को विचारार्थ रखा जा सकता है। और जितने भी कार्मिक लगे होते हैं, गवर्नमेंट कार्मिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति आपातकाल को कर लिया पूरा। अब मिलते हैं कल नए चैप्टर में, और जल्दी हम ये दूसरा स्टैंडर्ड बुक को भी स्टार्ट करने वाले हैं, भूगोल या इकोनॉमिक्स, जो भी ठीक लग रहेगा। ऐसे ही देखते रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें आपको कैसा लगा वीडियो।